नमस्ते भाई, सबको नमस्ते। सभी अच्छे हैं, बढ़िया। ये जो हमारा लाइव सेशन है आज हम कर रहे हैं, और ये एक बड़ा यूनिक काइंड ऑफ कंटेंट है आपके लिए, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट अ लॉट, कि आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। आई हैड आई हैव हैड प्लान्स टू शेयर दिस कंटेंट विद यू फॉर लॉन्ग, बट some reasons I could never spare time to prepare a lecture on it. तो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। और सभी हमारे कैंडिडेट्स अच्छे होंगे। जिन बच्चों का अभी, जिन कैंडिडेट्स का टीयर 2 का एग्ज़ाम था, सीजीएल का, वो भी अपना एग्ज़ाम दे चुके होंगे। सब कुछ बढ़िया होगा ऐसा मान के चल रहे हैं। आज का जैसा हमारा सेशन है, आप समझ पा रहे हैं कि ग्रीक मिथोलॉजी के जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, इन पर हमारा सेशन है। ग्रीक मिथोलॉजी क्या है, मिथ क्या होते हैं, कौन से प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और अभी तक जो हमारा प्लान है, हमारा का मतलब मेरा, ठीक है, अभी तक हमारा प्लान ऐसा है कि आने वाले मतलब कुछ क्लासेस भी आपको इसी टॉपिक पर, जो ग्रीक एंड रोमन लेजेंड्स हैं, मिथ्स हैं, उन पर आपको मिलेंगी। देयर विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल एज वेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूजफुल भी होगा ऐसा मान के चलते हैं। केवल इंटरेस्टिंग होने से कोई चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद अगर ना हो तो अच्छा नहीं होता। तो ये इंटरेस्टिंग है ही, जो आप सीखोगे, जानोगे, और साथ ही साथ में यूजफुल भी है। तो देयर विल बी अ सीरीज of lectures on this topic, and we have created a special playlist for this series, literary allusions। लिटरेरी allusions, ये हमने इसका एक सीरीज भी बना दी है। आज ये शुरुआत करते हैं। एक बार हम अपने को मेंटली तैयार कर लेते हैं इस टॉपिक के लिए, क्योंकि अभी तक जो हमने आपके साथ में टॉपिक्स शेयर किए हैं यूट्यूब पर, या जिस तरीके के हम क्लासेस लेते आए हैं, ये उससे थोड़ा सा हटके टॉपिक है, जैसे आप समझ पा रहे हैं। तो एक बार हम अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि जो हम सीखने समझने आज जा रहे हैं ये है क्या। फिर उसके बाद में आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बार हम मेंटली इसके लिए तैयार हो जाएंगे तो सबसे पहले कि मिथ क्या होता है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं ग्रीक मिथोलॉजी, प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स इन ग्रीक मिथोलॉजी, तो ये मिथ होता क्या है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, अ मिथ इज एन इन्वेंटेड स्टोरी। अ मिथ एन इन्वेंटेड स्टोरी। एन इन्वेंटेड स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड्स origin, ancient civilization, etc. ह्यूमन एवोल्यूशन। तो एक इन्वेंटेड स्टोरी दैट नीड्स नॉट बी ट्रू। अब हमें यहाँ पर ये भी समझना है कि मिथ और लेजेंड में क्या डिफरेंस है। हम ऐसा मान के चलते हैं, हम में से ज्यादातर बच्चे ये जानते होंगे कि मिथ और लेजेंड में क्या डिफरेंस होता है। मिथ जो होता है वो एक इन्वेंटेड स्टोरी होती है, होली इन्वेंटेड स्टोरी होती है, मनगढ़ंत होती है। अच्छा, लेजेंड क्या होता है। लेजेंड एक मतलब हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है, उसकी कोई हिस्टोरिकल रेलिवेंस होती है, और उसके अराउंड मिथ डेवलप हो सकता है, बट सेंटर में हमेशा जो कैरेक्टर होता है या जो इवेंट होता है वो हिस्टोरिकल होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, वो है लेजेंड। अगर हम किसी कैरेक्टर या किसी इवेंट के बारे में कोई एग्जेजरेशन दें, कोई बहुत ज्यादा उसके बारे में एग्जेजरेशन दें, हाइपरबोली का यूज करें, तो वो जो सेंटर में कैरेक्टर है, जो इवेंट है, वो लेजेंड है। उसके अराउंड मिथ्स डेवलप हो सकते हैं।
तो लेजेंड और मिथ में डिफरेंस ये होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रोमेथियस, स्टोरी ऑफ प्रोमेथियस स्टीलिंग फायर, एंड कटिंग द गॉर्डियन नॉट। तो इनको अगर हम देखें तो प्रोमेथियस स्टीलिंग फायर जो है ना, दैट इज अ मिथ। लेकिन कटिंग द गॉर्डियन नॉट बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट इज अ लेजेंड। ग्रीक मिथोलॉजी में इस तरीके का रेफरेंस आता है कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब इंसान पृथ्वी पर आए, उनको क्रिएट किया गॉड्स ने, तो ह्यूमंस फायर का यूज नहीं करते थे, या फायर जो थी वो फायर का यूज केवल गॉड, देवता करते थे अपने लिए। तो प्रोमेथियस जो था वो एक टाइटन था, गॉड था। प्रोमेथियस ह्यूमंस का हितैषी था, ही वुड लव ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो इसके लिए उसने ह्यूमंस को रीजन दिया, स्कीमिंग दी, तकनीक दी, सोचने समझने की शक्ति दी, और वो नए इन्वेंशंस कर पाए। इसके लिए उसने एक गॉड था हिफेस्टस, मेटलर्जी का, मेटल वर्किंग का गॉड है, वहां से फायर चुरा के इंसानों को दी। तो ये जो इवेंट है ना, ये मिथ है, इम्प्लॉजिबल कॉन्टेक्स्ट है इसका, तो ये मिथ है। लेकिन एक आप कहानी सुनते होंगे कि इडियम भी है इंग्लिश में, कटिंग द गॉर्डियन नॉट। उसमें अलेक्जेंडर, सिकंदर जो था मैसेडोनिया से आया था, तो उसका रेफरेंस आता है कि जो गॉर्डियन नॉट थी उसको अलेक्जेंडर ने काट दिया था। तो वो लेजेंड है। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर में जो पर्सन है वो रियल पर्सन है जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता था। लेकिन प्रोमेथियस खुद ही एग्जिस्ट करता था, नहीं करता था, उसका हिस्ट्री में ऐसा रेफरेंस नहीं आता है। तो प्रोमेथियस का फायर चोरी करना और इंसानों को देना, ये जो है मिथ है। लेकिन गॉर्डियन नॉट को काटना जो अलेक्जेंडर का, वो लेजेंड है। हो सकता है उससे रिलेटेड जो कहानी बढ़ा चढ़ा के बताई गई वो झूठ हो, लेकिन अलेक्जेंडर तो था ही। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अगला देखिए, व्हाट इज ग्रीक माइथोलॉजी। अब ग्रीक मिथोलॉजी क्या है, हमें ये समझना है। A body of stories explaining the world's, the story of a body of stories originating from Greece, explaining the world's origin and the customs and beliefs of its people। ग्रीक मिथोलॉजी जो है वो एक बॉडी ऑफ स्टोरीज है, कहानियों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी शुरुआत ग्रीस में हुई, यूनान जिसे हम कहते हैं, वहां हुई। और इस मिथोलॉजी में कैसे शुरुआत हुई सृष्टि की, ये इसको लेकर कहानियां हैं, एक्सप्लेनेशन है। और जो ग्रीक लोग थे उनके जो कस्टम्स थे, उनकी जो बिलीव्स थी, उनका एक्सप्लेनेशन उन स्टोरीज में था। तो ये आपकी ग्रीक मिथोलॉजी है। उसके बाद में हमें समझना है कि हम क्यों पढ़ें। भाई हम कोई ग्रीस में नहीं रहते हैं, ठीक है, हमें उससे क्या लेना देना है, हम क्यों पढ़ें। हम इसलिए पढ़ें बिकॉज वी आर लैंग्वेज लर्नर्स। हमें ग्रीक मिथोलॉजी जो है वो इसलिए पढ़नी क्योंकि हम लैंग्वेज लर्नर्स हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, सिखाते हैं, इसलिए हमें पढ़ना है। ग्रीक मिथोलॉजी के जो अल्यूजन्स हैं, ग्रीक मिथोलॉजी में जो कैरेक्टर्स हैं, आप पाएंगे कि आर्ट्स में
साइंस एंड टेक में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, ग्रीक मिथोलॉजी के बहुत से एल्यूजन्स जो है वो आप पाते हो, भरमार पाते हो। अगर हम अपने स्तर की बात करें, जैसे कि हमें पता है हमारे साथ काफी कैंडिडेट ऐसे जुड़े हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं। उनको इंग्लिश नहीं सीखनी है, ऐसा कोई उनको जरूरी नहीं लगता इंग्लिश सीखना, बट उनको कोई ऐसा एग्जाम देना है जिसके लिए वो इंग्लिश सीख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो वोकैब पार्ट होता है, ग्रामर पार्ट में नहीं, लेकिन वोकैब पार्ट में ऐसे बहुत से इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, एंटोनिम सिनोनिम के वर्ड्स हैं जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में उनका रेफरेंस है। एक इंडिया में अभी अपने यहाँ कुछ महीनों पहले, शायद या हो सकता है साल भर हो गया हो, एक सॉफ्टवेयर की बड़ी चर्चा हुई थी, पेगासस। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, उसको अभी लेकर काफी चर्चा एक बार चली थी कि जो रूलिंग पार्टी है वो फोन टैपिंग के लिए या स्पाईवेयर है, इसका यूज पेगासस का मतलब रेफरेंस में काफी आया था। तो पेगासस जो है ये वैसे हमारे लिए अजीब वर्ड है, हम केवल बस जानते हैं कि सॉफ्टवेयर का नाम पेगासस है। वैसे अगर आप देखेंगे पेगासस जो है एक ओलंपियन गॉड है, पोसाइडन का सी के गॉड है। पोसाइडन का घोड़ा है विंग्ड, पंख वाला, उसका नाम पेगासस है। तो ये पेगासस वर्ड वहां का वर्ड है। ऐसे काफी वर्ड्स हैं जो हम आप बोलचाल में यूज करते हैं। जैसे मैं आपको वर्ड बताऊं, हरकुलियन टास्क। हरकुलियन वर्ड जो यूज होता है हरक्यूलिस से रिलेटेड है, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, डेमी गॉड है। कैसेंड्रा एक वर्ड यूज होता है, कैसेंड्रा जो कॉमन वर्ड्स हैं, ये आप वोकैब की तैयारी करते समय यहाँ पे पाते होंगे, ठीक है। तो कैसेंड्रा जो वर्ड है, जो ट्रॉय के राजा थे प्रायम, जिनका बेटा हेक्टर और पेरिस था, तो कैसेंड्रा जो थी वो हेक्टर की और पेरिस की सिस्टर थी, प्रायम की बेटी थी। तो इसको इस तरीके से मतलब अभिशाप मिला हुआ था कि ये फोरटेल तो करेगी, प्रोफेसी तो करेगी, ठीक है, मतलब होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से बता देगी, बट इसका भरोसा कोई नहीं करेगा, बिलीव कोई नहीं करेगा इसको। तो ये इसको अभिशाप मिला हुआ था कैसेंड्रा, ठीक है। एक्लीज हील है, ठीक है, एटसेट्रा। तो आप पाएंगे जैसे है एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये ग्रीक मिथोलॉजी में इस कहानी का रेफरेंस है। तो वोकैब पार्ट जो हमारा है, अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लैंग्वेज लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वोकैब जो हमारा पार्ट है उसमें काफी ज्यादा इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं जो ग्रीक मिथोलॉजी से डायरेक्टली रिलेटेड है। मैं आपको एक वर्ड बताता हूं। एक वर्ड होता है ओरोलॉजी, ज्यादातर ने आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ को याद भी हो, कुछ को ना याद हो। एक वर्ड होता है ओरोलॉजी, एक वर्ड होता है इनोमैनिया। अब ये जो वर्ड्स हैं दोनों, अगर आप इनको ध्यान से देखें, तो ओरोलॉजी और इनोमैनिया जो है, ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स। ओरोलॉजी क्या है, क्या है ओरोलॉजी? स्टडी ऑफ माउंटेन्स। अब ओरो को आप ऐसे, मैं आपको समझाता हूं कि जो हमारे प्राइमोर्डियल गॉड्स हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें डिटेल में काफी सीखने को मिलेंगी। तो प्राइमोर्डियल गॉड्स में एक गॉड थे ओराज, ओराज, ओ यू आर ई ए, ओराज, ठीक। वो माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नाम से रिलेटेड वर्ड है ओरोलॉजी, जो हम वोकैब में पढ़ते हैं और जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स।
और होता है ORE, और माउंटेन से जो रॉक्स निकलते हैं उनको और कहते हैं। उसके बाद में इनोमैनिया जो वर्ड है, ठीक है, ये गॉड ऑफ वाइन था। इयॉन एक गॉड ऑफ वाइन है, ठीक है, और इनोपियम एक्चुअल में उनका पूरा नाम है, इनोपियम, ही इज अ गॉड ऑफ वाइन। तो एनोमैनिया जो है ये उस गॉड से रिलेटेड मतलब टर्म है, और इसका मतलब होता है मैनिया फॉर वाइन। सबको पता होगा इसका मतलब होता है मैनिया फॉर वाइन। मतलब ये एग्जांपल्स देकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ग्रीक मैथोलॉजी की जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं, या जो हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं, इसकी हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हमें पहले से पता रहता है कि हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, और उससे जो हमें फायदा मिलना चाहिए वो हमें फायदा मिलता है। तो ग्रीक मिथोलॉजी को समझने से, ग्रीक मिथोलॉजी के बहुत से एल्यूजन्स हैं जो साइंस में बहुत से टर्म्स होते हैं, जैसे लॉजीज हैं, ठीक है, मैनियाज हैं, फोबियाज हैं, वो आपको समझने बहुत आसान हो जाएंगे। ग्रीक मिथोलॉजी अगर आपको क्लियर होगी, ठीक है, तो मैनियाज हैं, फोबियाज हैं, लॉजीज हैं, क्रेसीज हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और वो एकदम समझ में आएंगे, उनसे रिलेटेड कंफ्यूजन का कोई भी स्कोप नहीं बचेगा, और वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका फायदा है। बाकी जैसे मूवीज हैं, ग्रीक मिथोलॉजी पे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनी है, बहुत अच्छी मतलब सीरीज भी हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं। तो अगर आपको मूवीज देखना पसंद है और कहानियां पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना काफी पसंद है। ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में मैंने तभी पढ़ा था व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तब मैंने पढ़ा था। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको पढ़ना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, तो आपको अगर बैकग्राउंड क्लियर होगा ग्रीक मिथोलॉजी का, तो आपको वो अच्छा जो सिनेमा है, अच्छी जो बुक्स हैं, वो भी आप पढ़ोगे और समझ पाओगे। और जो हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, जैसे एडवर्टीजमेंट हैं, ठीक है, न्यूज हैं, या पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में काफी टर्म्स ऐसे हैं जो ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी मिथोलॉजी की, तो आप उन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीक मिथोलॉजी को आप ऐसे समझ लीजिए कि हम शुरुआत करते हैं द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई है। क्या अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग अपने वर्जन्स हैं, ठीक है, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग वर्जन्स हैं कि इस तरीके से यूनिवर्स जो है उसकी, ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। साइंस का भी अपना एक वर्जन है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। लेकिन उस समय, आज से हजारों साल पहले, जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो मिथोलॉजी के थ्रू ऑरिजिन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया गया, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और इस लेक्चर में आप देखिए, ग्रीक मिथोलॉजी को अगर हम जो इस सिलेबस में यहाँ पर पढ़ेंगे उसको डिवाइड करें, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक तो शुरुआत हुई, तो उसमें थे द प्राइमोर्डियल गॉड्स। प्राइमोर्डियल गॉड्स, तो प्राइमोर्डियल गॉड्स जो थे वो सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, जो उस समय के शुरुआत में गॉड्स थे, वो प्राइमोर्डियल गॉड्स थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गॉड्स आई, उनको कहा गया द टाइटन्स, द टाइटन गॉड्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो जनरेशन आई वो थे द ओलंपियन गॉड्स। अब ये जो प्राइमोर्डियल गॉड्स हैं, टाइटन गॉड्स हैं, ओलंपियन गॉड्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहां से लेंगे। तो प्राइमोर्डियल गॉड्स को अगर हम देखें, तो इनके बारे में दे वर नॉट एंथ्रोपोमॉर्फिक, ठीक है, दे पर्सनिफाई natural forces and elements. They cede their powers, they ceded their powers
टू देयर डिसेंडेंट्स। उन्होंने अपनी पावर्स को अपने डिसेंडेंट्स को दे दिया। तो जो प्राइमोर्डियल गॉड्स हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना है कि वो एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं थे। एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब ह्यूमन फीचर नहीं थे उनमें। ठीक, जैसे आप देखते हैं कि हम कहानियां वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देवताओं के बारे में बताया जाता है, तो उनकी फॉर्म ऐसी ही होती है जैसे इंसानों की होती है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सर होते हैं, टांग होती है, इस तरीके से। लेकिन जो प्राइमोरियल गॉड्स थे वो ऐसे नहीं थे, वो एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं थे, इंसानी रूप में नहीं थे। वो नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक शक्तियां और जो प्राकृतिक मतलब तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो उनको पर्सनिफाई करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने अपनी पावर्स का खुद यूज नहीं किया, उन्होंने अपनी पावर्स को अपने डिसेंडेंट्स को दे दिया। वो थे प्राइमोर्डियल गॉड्स। अभी हम स्लाइड्स के थ्रू भी उसको समझेंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूं, जो प्राइमोर्डियल गॉड्स हैं उनको आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्राइमोरियल गॉड्स में एक तो है केओस, गाया, टैरेटस और इरोज। इन सम वर्जन्स ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, कुछ वर्जन्स में इरोज को प्राइमोर्डियल गॉड नहीं माना जाता, कुछ में माना जाता है, हम फिलहाल में मान लेते हैं। ठीक है, तो केओस जो है ना, ये केओस जो ये एम्प्टीनेस है। केओस का मतलब होता है मैटर इन नो फॉर्म, विदाउट फॉर्म, मैटर विच हैज नो फॉर्म, जिसका कोई आकार नहीं है। एम्प्टीनेस, केओस का मतलब आप लोग जानते भी होंगे, केओस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑर्डर, डिसऑर्डर, नो फॉर्म। तो स्टार्टिंग जो होती है वो होती है केओस से। इस तरीके से मिथोलॉजी में कि सबसे पहले जो होता है वो क्या है, मिथोलॉजी में केओस से शुरुआत होती है ब्रह्मांड की। पहले सब अव्यवस्था थी, मैटर था बट उसका कोई फॉर्म नहीं था। फिर केओस जो है उससे गाया, गाया का मतलब है टेरा मैटर, द मदर अर्थ। उससे मदर अर्थ की रचना हुई। ठीक, टैरेटरस, द अंडरवर्ल्ड, उसकी रचना हुई। और इरोज, लव, इसकी रचना हुई। अब क्योस का मतलब क्या है, क्योस का मतलब है वॉइड, एबिस, एम्प्टीनेस। ये जो फोर गॉड्स हैं ये नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं है, और ये बिगिनिंग्स हैं, शुरुआत। सबसे पहले केओस और केओस के बाद में गाया, टैरेटरस और इरोस, ये ऐसे हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो केओस है इससे क्रिएशन हुआ निक्स का, निक्स और एरेबस का। तो जो निक्स एंड एरेबस हैं उनसे मतलब क्रिएशन हुआ एथर एंड हेमेरा का। ऐसे निक्स का मतलब है नाइट, निक्स का मतलब है, निक्स इज द गॉड ऑफ नाइट। एरेबस डार्कनेस, एथर लाइट, द अपर एयर, द अपर ब्राइट एयर, अपर ब्राइट एयर। और हिमेरा मीन्स डे। तो फिर इनकी रचना हुई, इनसे ही ये बने अपने आप। ठीक, ऐसा हुआ। उसके बाद में जो गाया है, द मदर अर्थ, टेरा मैटर कहते हैं गाया को, रोमन में कहते हैं टेरा मैटर। मैटर का मतलब मदर, टेरा का मतलब अर्थ, द मदर अर्थ। जो गाया है, गाया से रचना हुई यूरेनस, पॉन्टस और ओराज की। ठीक है, इनमें से जो यूरेनस है, यूरेनस का मतलब है द फादर हेवन, द फादर
heaven, sky, the sea, सागर, उराज द माउंटेन्स, ये प्लुरल है। तो उराज, ये उराज जो है प्लुरल है, ये माउंटेन्स है। तो इनकी शुरुआत हुई गाया से, मदर अर्थ से। फिर जो गाया और यूरेनस हैं, इनकी यूनियन से, जो गाया और एंड यूरेनस, यूरेनस का मतलब स्काई, गाया और यूरेनस के यूनियन से 3 सेट्स ऑफ चिल्ड्रन जो हैं उनकी उत्पत्ति हुई। इसमें है 3 हेकेटन खायरस, 3 साइक्लॉप्स एंड एंड 12 टाइटन्स। ये जो 12 टाइटन्स हैं, इसमें 6 मेल और 6 फीमेल हैं। और ये जो टाइटन्स हैं, ये नेक्स्ट गॉड्स हैं, इनकी कोई खास मिथोलॉजी नहीं है। हेकेटन कायरस हैं और साइक्लॉप्स हैं, इनकी कोई खास आगे मिथोलॉजी नहीं है, इनकी इनसे रिलेटेड कोई खास स्टोरीज नहीं है। कुछ स्टोरीज आती हैं, उनमें जब टाइटनोमेकी होती है, टाइटन्स और ओलंपियंस में फाइट होती है रूल को लेकर, तो हेकेटन कायरस साइक्लॉप्स होते हैं, वो ओलंपियंस की मदद करते हैं। साइक्लॉप्स जो होते हैं वो पोसाइडन को, जो ओलंपियन गॉड ऑफ सी होता है, उसको ट्राइडेंट देते हैं। ज्यूस जो होता है ओलंपियन किंग ऑफ गॉड्स होता है, उसको थंडरबोल्ट देते हैं, ये बना के देते हैं। और जो हेडीज होता है ओलंपियन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, उसको ये हेलमेट ऑफ इनविजिबिलिटी देते हैं। मतलब इतना ही इनका रेलिवेंस मिथोलॉजी में है। बाकी जो गाया और यूरेनस हैं, प्राइमोर्डियल गॉड्स हैं, इनके आगे की कहानी जो होती है वो 12 टाइटन्स कैरी करते हैं। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो प्राइमोर्डियल गॉड्स हैं उनके बाद में फिर आता है टाइटन्स। टाइटन्स जो होते हैं, इनमें क्या है, ये टाइटन्स जो हैं ये एंथ्रोपोमॉर्फिक हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब है कि इनमें ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन क्वालिटीज हैं, ह्यूमन फॉर्म, फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। ठीक है। और उसके बाद में ओलंपियन गॉड्स आते हैं, वो नेक्स्ट गॉड हो गए, इनको कहते हैं द रियल गॉड्स। द रियल गॉड्स, ओलंपियन गॉड्स को रियल गॉड्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमंस, टाइटन गॉड्स का जब तक रूल था तब तक ह्यूमंस नहीं थे, ह्यूमंस की शुरुआत यहां से। तो इनको कहा जाता है रियल गॉड्स, और टाइटन्स को कहा जाता है द एल्डर और द फर्स्ट गॉड्स। ये हमें समझना है। टाइटन्स में देखिए क्या है, कि अगर हम टाइटन्स की बात करें, टाइटन्स जो गाया और यूरेनस के यूनियन से टाइटन्स थे, उनको कहा जाता है ओरिजिनल टाइटन्स। वो है 12 टाइटन्स टोटल। उसके बाद में फिर उनके कजन्स वगैरह भी हैं, वो भी टाइटन्स हैं, लेकिन जो मेजर मतलब ओरिजिनल टाइटन्स हैं वो है 12 टाइटन्स, जो गाया और यूरेनस के यूनियन से इनका क्रिएशन हुआ। पीएस, पोएस, हाइपेरियन, आइफिटस, ओशनस और क्रोनस।
ये जो 6 टाइटन्स हैं ये मेल टाइटन्स हैं, ठीक है, ये 6 जो हैं ये मेल टाइटन्स हैं। उसके बाद में रिया, थिया, थेमिस, टेथिस, थीबी, निमोसनी, ये फीमेल टाइटन्स हैं। तो ये जो 12 हैं, ये जो 12 टोटल टाइटन्स हैं, इनमें से ये जो हैं ये हैं मेल टाइटन्स, ये हैं फीमेल टाइटन्स। तो टोटल 12 टाइटन्स थे, ठीक। इनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखेंगे आप। इनमें से हाइपेरियन सन रोमन मैथोलॉजी में, क्रोनस, सैटर्न रोमन मिथोलॉजी में, थेमिस, जस्टिशिया रोमन मैथोलॉजी में, निमोशनी, मोनेटा, अथिया, डायोनी। ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं ये इनके रोमन नेम्स हैं। डायोनी, थिया को डायोनी, थीमिस को जस्टिशिया। आपने देखा लेडी जस्टिस की फोटो देखी होगी, लेडी जस्टिस की इमेज देखी होगी। लेडी जस्टिस जो है ना, आंखों पे पट्टी बंदी होती है, हाथ में एक स्केल होता है, एक हाथ में स्वॉर्ड होती है, स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस होती है, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में तराजू होता है, आंखों पे पट्टी होती है। वो जो इमेज है ना, वो थीमिस की इमेज है। रोमन में कहते हैं जस्टिशिया, लेडी जस्टिस। और थिया जो है वो डाइनी नाम से है, और निमोशनी मोनेटा है, और रिया का नाम है ऑप्स। रोमन नेम जो है वो ऑप्स है। तो ग्रीक मिथोलॉजी है और रोमन मिथोलॉजी है, उसमें कैरेक्टर्स कॉमन है, नाम अलग अलग है। जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में क्रोनस है, लेकिन रोमन मिथोलॉजी में क्रोनस का नाम सैटर्न है, ठीक है। ग्रीक मिथोलॉजी में हाइपेरियन है, रोमन मिथोलॉजी में सन है। ग्रीक मिथोलॉजी में गॉडेस का नाम है थेमिस, रोमन मिथोलॉजी में नाम है जस्टिशिया। निमोशनी जो है ये मेमोरी की गॉडेस है। मोनेटा, एक आपने मिलता जुलता वर्ड सुना होगा, निमोनिक, वर्ड आपने पढ़ा होगा, कंपटीशन की तैयारी करने वाले सारे बच्चे जानते हैं, निमोनिक, याद रखने की ट्रिक। तो ये गॉडेस ऑफ मेमोरी है। तो ये जितने भी हमारे टाइटन्स हैं, टाइटन गॉड्स हैं, ये 12 टाइटन गॉड्स हैं। ये स्ट्रेंथ, एजाइलिटी, फोर्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैस्कुलिन है। और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है, वो फीमेल गॉडेस उन एट्रीब्यूट्स की मतलब गॉडेस हैं। तो फीमेल टाइटन्स जो हैं और मेल टाइटन्स हैं, ये पावरफुल हैं, स्ट्रांग हैं, ह्यूमन इमोशंस, इनका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डोमेन है। इन सबका कौन सा स्पेसिफिक डोमेन है वो हम आगे आने वाली अभी आगे ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपके 12 टाइटन्स। अब होता क्या है इनमें मैं आपको बताऊं। उसके बाद में एक है ओलंपियन गॉड्स। ओलंपियन गॉड्स को मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि ये जो रिया है और क्रोनस है, ये क्रोनस हस्बैंड है, रिया वाइफ है। इनके जो बच्चे होते हैं वो हैं आपके ओलंपियंस। टोटल ओलंपियंस जो हैं वैसे तो आपके 14 है, लेकिन उसमें जो 6 हैं, जो रिया और क्रोनस के बच्चे हैं, वो हैं ओरिजिनल ओलंपियंस। 6 हैं, इनमें से ज्यूस, पोसाइडन और हेडीज, ये है मेल। ज्यूस, पोसाइडन, हेडीज। उसके बाद में हिस्टिया,
हीरा और डिमेटर, ये है फीमेल। तो ये जो हमारे ओलंपियंस हैं, ज्यूस, पोसाइडन, हेडिस, ये मेल हैं, ठीक है। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान रखेंगे। ज्यूस को रोमन में कहते हैं जुपिटर, जैसे क्रोनस का रोमन में नाम है सैटर्न, वैसे ज्यूस का नाम है जुपिटर। पोसाइडन का नाम है नेपच्यून। हेडिस का नाम है प्लूटो। ये इनके रोमन नेम्स हैं, ठीक है। हेस्टिया का रोमन नेम है वेस्टा। हीरा का रोमन नेम है जूनो, JUNO। डिमेटर का रोमन नेम है हेस्टिया, वेस्टा, सिरेस, गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, हार्वेस्ट की गॉडेस ही है, ठीक है। तो ये इनके रोमन नेम्स हैं, प्लूटो, सिरेस, जूनो, नेपच्यून, जुपिटर, वेस्टा, ये है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो ओलंपियन गॉड्स हैं, इनको ओलंपियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माउंट ओलंपस पे रहते हैं। इनका अपना निवास स्थान कहाँ है? माउंट ओलंपस, इसीलिए इनको कहा जाता है ओलंपियन गॉड्स। और ये जो टाइटन गॉड्स हैं, इनका अपना निवास था माउंट ऑथरीज, माउंट ऑथरीज। तो ये आपके जो टाइटन्स थे वो माउंट ऑथरीज पे रहते थे, ओलंपियन गॉड्स हैं माउंट ओलंपस पे रहते थे, इनको ओलंपियंस कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने थोड़ा सा कुछ मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम जाने, उनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हमने की कि टाइटन्स कौन हैं, ओलंपियंस कौन है, ठीक है। अब एक छोटी सी कहानी आप सुनोगे 2 मिनट, फिर हम आगे मूव करेंगे। जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स हुआ, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स में इस तरीके से शुरुआत में chaos था, सब कुछ वॉइड था, फॉर्मलेस मैटर था जिसकी कोई फॉर्म नहीं थी। फिर जब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स हुआ तो उससे गाया की रचना हुई अपने आप, विदाउट एनी असिस्टेंट, बिना किसी असिस्टेंस के गाया की रचना हुई, टार्टरस की हुई, इरोस की हुई। इरोस जो है वो इमोशन है, लव, ठीक है। गाया जो है वो पृथ्वी है, टेरा मैटर, द मदर अर्थ। टार्टरस जो है वो मदर अर्थ के नीचे का अंडर वर्ल्ड है, जो चीजें छुपी रह जाती हैं, जहां पर विक्ड हैं, सिनर्स हैं, हेल आप कह सकते हो, जहां पर उनको भेजा जाता है पनिशमेंट के लिए, वो टार्टरस है। उसके बाद में जो केओस है, उससे फर्दर क्रिएशन हुआ निक्स और एरेबस का। एरेबस का मतलब है डार्कनेस, निक्स का मतलब है नाइट। निक्स जो है वो नाइट को रिप्रेजेंट करती है, एरेबस जो है वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल एंटाइटी है, मेल एंटाइटी है। इनसे फिर एथर और हिमेरा की मतलब क्रिएशन हुआ। एथर का मतलब है द अपर ब्राइट एयर, और हिमेरा का मतलब है डे। गाया से क्रिएशन हुआ यूरेनस का, विदाउट एनी असिस्टेंस। यूरेनस को कहते हैं द फादर हेवन, द स्काई को रिप्रेजेंट करता है ये यूरेनस। और यूरेनस जो है वो गाया का प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर मदर अर्थ का। और गाया और यूरेनस की यूनियन से क्रिएशन हुआ 3 हेकेट एंड कायरस का, 3 साइक्लॉप्स का, और 12 टाइटन्स का। इसमें जो हेकेट एंड कायरस हैं, हेकेट एंड कायरस जो क्या है, ये हैं 50 हेडेड मॉन्स्टर्स, 50 हेडेड मॉन्स्टर्स। साइक्लॉप्स हैं 1 आइड मॉन्स्टर्स, 1 आइड, जिनकी एक ही आंख होती है। इस तरीके से आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा। तो गाया से क्रिएशन हुआ यूरेनस के, गाया और यूरेनस के यूनियन से 3 हेकेटन कायरस का, 3 साइक्लॉप्स का, और 12 टाइटन्स का। हेकेटन कायरस जो और उसके बाद में ये जो मदर अर्थ है, इनसे यूरेनस का क्रिएशन हुआ, पॉन्टस सी का क्रिएशन हुआ, और उरास द माउंटेन्स का क्रिएशन हुआ, ठीक है। हेकेटन कायरस और जो साइक्लॉप्स हैं वो बहुत अगली थे,
देखने में बदसूरत थे, अगर आपने कभी उनकी इमेज वगैरह देखी हो, बहुत बदसूरत थे। तो यूरेनस ने क्या किया, यूरेनस फादर इनका, तो यूरेनस ने क्या किया, इनको टैरेटरस में डाल दिया, पाताल लोक में इनको टैरेटरस में वहां पर डाल दिया, क्योंकि वो देखने में बहुत बदसूरत थे, खराब लगते थे, बहुत बड़े थे, ताकतवर थे, सब कुछ था। लेकिन यूरेनस को पसंद नहीं थे, तो उसने उनको टैरेटरस में डाल दिया, वहां पे अंडरवर्ल्ड में डाल दिया। उसके बाद में जब टाइटन्स हुए, तो गाया को ये पसंद नहीं आया कि यूरेनस ने उसके बच्चों को अंडरवर्ल्ड में डाल दिया। तो गाया ने जो टाइटन्स थे, हर एक टाइटन से मदद मांगी कि डिथ्रोन करो यूरेनस को, द स्काई को, और जो हेकेटन खाइरस हैं और जो साइक्लॉप्स हैं उनको टैरेटरस से फ्री किया जाए, आजाद किया जाए। लेकिन जो टाइटन्स थे वो सभी डरते थे स्काई से, क्योंकि स्काई बहुत पावरफुल था, ठीक, उससे सभी डरते थे। लेकिन जो सबसे छोटा टाइटन था क्रॉनस, साइटन रोमन नाम है, साइटन जो था वो तैयार हो गया गाया की मदद करने के लिए, और उसने अपने भाइयों की मदद से, जिसमें क्रियस, पोयस, हाइपेरियन और आइपेटस, ये पांचों ये चारों जो हैं, ये पिलर्स हैं जिन्होंने स्काई जब मिलने आया गाया से तो उनको रोक लिया वहां पे, चार पिलर्स बनके स्काई को इन चारों पिलर्स ने होल्ड कर लिया। और फिर जब उन चारों ने, हाइपेरियन है, आइपेटस है, क्रियस है, कोयस है, उन्होंने स्काई को होल्ड कर लिया फोर पिलर्स बनके, फिर यूरेनस ने एक सिकल से उसको काट दिया, मार दिया यूरेनस को, गाया से यूरेनस को अलग कर दिया। तो जो यूरेनस का ब्लड था वो गिरा समुद्र में, तो उससे निम्स हैं, एफ्रोडाइटी जो है गॉडेस ऑफ ब्यूटी और लव है, उसके क्रिएशन हुआ, और अर्थ पे जाइंट्स जो थे उनका क्रिएशन हुआ उस ब्लड से। उनको मारने के बाद में जो क्रॉनस था, ये टाइटन्स का किंग बन गया, और फिर इसने रूल किया। जब यूरेनस ने मरने से पहले क्रोनस को लेकर एक बात कही कि जिस तरीके से तुमने अपने फादर को डिथ्रोन किया है, इसी तरीके से तुम्हारे बच्चे जो हैं, तुम्हारा बेटा जो है वो तुम्हें डिथ्रोन करेगा। क्रोनस को ऐसी बात कही उसने, यूरेनस ने। तो ओलंपियंस का है, ये लिखे। तो जो क्रोनस था वो पहले से क्या करता था, इस तरीके की एक कहानी अपने यहाँ आती है कंस की, कि कंस के बारे में ऐसी भविष्यवाणी थी कि जो देवकी का बेटा है, कंस का भांजा, वो उसकी मौत का कारण बनेगा, तो वो मार देता था, जन्म के बाद ही बच्चों को मार देता था, ठीक है। तो यहाँ पे खैर मामा भांजे की कहानी है, लेकिन वहां पे अलग है। वहां पे जो क्रोनस था वो क्या करता था कि अपने बच्चे के पैदा होने के बाद मैंने उसको खा जाता था। तो जो क्रोनस की वाइफ थी रिया, उसको ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे बच्चों को ये मार डालता है, तो उसने उसका जो छठा बच्चा था, सबसे छोटा जो था, वो था ज्यूस, ये रहा, वो था ज्यूस। उसने ज्यूस को बचा लिया, क्रेटे एक जगह थी, वहां पे जाके उसको छोड़ दिया। वहां पे चरवाहे जो थे वो ड्रम वगैरह पीटने लगते थे, भेड़ों को मतलब मारते थे, वो चिल्लाती थी, जिससे बच्चे की आवाज दब जाए और क्रोनस ना सुन पाए। और रिया ने क्या किया, ज्यूस के जन्म के बाद में एक पत्थर जो था वो कपड़े में लपेट कर क्रोनस को दे दिया, और क्रोनस उसको बच्चा समझ के खा गया। लेकिन जो ज्यूस था वो पल बढ़ गया। अब फिर वो बाद में बड़ा हो जाता है, तो वो कप बेरर बन के, जब वो यंग हो जाता है तो कप बेरर बनकर आता है क्रोनस के पास, वहां पे नौकरी करने लगता है, कप गॉड्स का कप बेरर बन जाता है, उनको शराब वगैरह पिलाता है कप में। और वो एक स्कीमिंग करता है, एक चालाकी करता है कि गाया की मदद से एक इस तरीके का, मतलब दवा जो होती है वो वाइन में मिला के पिला देता है क्रोनस को, जिससे कि उसको बहुत उल्टियां आती रहती हैं, उल्टियां आती रहती हैं। और जो उसके भाई जो थे, जो उसके बच्चे थे पहले क्रोनस के, जिन्हें वो खा गया था, वो उनको डिस्गॉर्ज कर देता है और वो बाहर निकल आते हैं। फिर
ज्यूस जो होता है उनको इकट्ठा करता है, गाया उसको गाइड करती है। गाया उसको इसलिए गाइड करती है क्योंकि क्रोनस ने पहले मदद की होती है, मतलब प्रॉमिस किया होता है गाया को कि यूरेनस को मारकर वो जो हेकेटन खायरस हैं और साइक्लोप्स उनको फ्री कर देगा। वो फ्री कर भी देता है लेकिन बाद में फिर से उनको टार्टारस में डाल देता है। तो गाया इसलिए गुस्सा होती है और वो ज्यूस की मदद करती है क्रोनस को हराने में। तो ज्यूस जो होता है वो हेकेटन खायरस और साइक्लोप्स को फ्री कर देता है टार्टारस से, और बाकी जो ओलंपियंस होते हैं उनके साथ मिलकर 10 साल तक टाइटनोमैकी टाइटनोमैकी जो होती है वो टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच में हुई वॉर है जो 10 साल चलती है रूल को लेकर कि कौन रूल करेगा वर्ल्ड पे। तो इसमें इवेंचुअली फाइनली जो होते हैं वो ओलंपियंस जीत जाते हैं। तो ज्यूस जो होता है वो जीत जाता है ओलंपियंस के साथ में और वो टाइटन्स को हटाकर और रूलर ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने आपको कुछ कहानी जो थी वो ग्रीक मैथोलॉजी की क्रिएशन ऑफ द गॉड जो है, और प्राइमोर्डियल गॉड्स हैं, टाइटन्स हैं, ओलंपियंस हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी की। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, जिससे कैरेक्टर्स को लेकर और अच्छी जानकारी हो जाए, ऐसा करते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल गॉड्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान रखेंगे। दो बातें हैं जो ध्यान रखेंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। ऐसा मैं मानता हूँ कि आप में से ज्यादातर हमारे टेलीग्राम चैनल को पहले से ही ज्वाइन कर चुके होंगे, नहीं तो नहीं ज्वाइन कर चुके उनको मैं बता देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसकी आईडी है एसिक इंग्लिश। एसिक इंग्लिश हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। बाकी अगर हमसे कांटेक्ट करना है किसी तरीके से तो हमारे व्हाट्सएप नंबर ये हैं 888888788878। ये नंबर दुरानी सर के पास रहता है, कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9911191959। इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं। तो प्राइमर्डियल गॉड्स, ये प्राइमर्डियल गॉड्स हमारे, अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजेस हैं, डिटेल लिखी हुई, तो हो सकता है आपको अच्छा समझ में आएगा। केओस, केओस का मतलब वॉइड, एबिस, कुछ नहीं था शुरुआत में, मैटर की कोई फॉर्म नहीं थी, मिक्सचर ऑफ ऑल एलिमेंट्स था केओस। केओस के बाद में गाया का क्रिएशन हुआ। गाया का मतलब है टेरा मैटर, मदर ऑफ ऑल लाइफ, मदर ऑफ द टाइटन्स, हेकेटन खाइरस और साइक्लोप्स। ये इंट्रोडक्शन आपको कैरेक्टर का हो गया। टार्टरस, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, द पनिशमेंट प्लेस फॉर सिनर्स, जो जहां पर पापी लोग जो होते हैं, सिनर्स जो होते हैं, उनको जहां पे पनिश किया जाता था। ठीक है। ये फादर ऑफ टाइफून, टाइफून का फादर है। टाइफून एक गॉड था 100 हेडेड वाला, जो फ्लेम्स जिसके मुंह से निकलती थी, वो टाइफून था। एक आपने देखा होगा काइमेरा, एक कैरेक्टर है, काइमेरा है, स्फिंक्स है, मूवीज में आपने देखा होगा। ठीक है, वो टाइफून के बेटे थे। उसके बाद में निक्स, निक्स का मतलब है नाइट। ये प्राइमोर्डियल गॉड है, निक्स नाइट है। और इसका स्पाउस, स्पाउस का मतलब आइदर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, वो एरेबस है। और मदर ऑफ ईथर एंड हेमेरा। एरेबस का मतलब है डार्कनेस, इसकी स्पाउस निक्स है, और ये फादर ऑफ एथर एंड हेमेरा। ये हो गया। एथर जो है द ब्राइट अपर स्काई को कहते हैं एथर। इनकी कोई मतलब ह्यूमन फॉर्म नहीं है, ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं। और द एयर दैट गॉड्स ब्रीथ्ड, जिस एयर को ब्रीथ करते थे गॉड्स, वो एथर है। उसका बाद यूरेनस, यूरेनस जो है ये है द स्काई, द हेवन, द फादर हेवन भी इसको कहते हैं। फादर ऑफ द टाइटन्स, हेकेटन खाइरस, साइक्लोप्स, एरेनाइज, एरेनाइज का मतलब है फ्यूरीज, जाइंट्स और एफ्रोडाइटी, ये इनका फादर। इसकी स्पाउस है गाया। पॉन्टस द सी, सी का देवता, मतलब ये देवता नहीं है, ये सी ही है, मतलब ये सी के अंदर रहने वाला कोई देवता नहीं है, ये सी इटसेल्फ है। द सी इटसेल्फ इज पॉन्टस, ये हमें ध्यान रखना है। स्पाउस इसकी है थैलेसा, फादर ऑफ ऑल द फिश एंड सी लाइफ।
सी में जितने भी तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, जितना भी जीवन पाया जाता है, उस सबका फादर ही है। उसके बाद में ओराज, द माउंटेन्स, नो पर्सनल मिथोलॉजी, इनकी कोई खास अपनी मिथोलॉजी नहीं है ओराज की, बस ये गाया के क्रिएशन है, ये फीचर ऑफ गाया है एक्चुअली। फिर उसके बाद टाइटन गॉड्स। टाइटन गॉड्स मैंने आपको बताया, टाइटन गॉड्स कौन से, बाई गाया एंड यूरेनस। गाया और यूरेनस की यूनियन से जो टाइटन्स हैं उनका जन्म हुआ। इसमें 12 मेल और 12 फीमेल गॉड्स हैं, जो मैंने भी आपको नाम बताया उनके। अब देखिए जो टाइटन्स हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे ही होता है, अच्छी चीजें होती हैं कई बार शुरुआत में समझ में नहीं आती, कोई नई चीज होती है तो समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आ जाता है, मतलब हम ध्यान देते रहते हैं। हाँ, धीरे धीरे मतलब अच्छी चीजें होती हैं, कई बार हमें ऐसी जानकारी नहीं होती है। हो सकता है आप में से कुछ ने पहले कभी ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में सुना भी ना हो। अच्छा, आप में से बताइए कि आप में से कितने ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में पहले कभी सुना था, और ये जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसके बारे में आप कुछ पहले से जानते थे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले से इसके बारे में कुछ भी जानते थे, जिन्होंने कभी ये नाम पहले सुने थे? हेकेटन खाइरस, साइक्लॉप्स, यूरेनस, गाया, टैट्रस, नेक्स, एरेबस, ज्यूस, पॉन्टस, थेमिस, जस्टिसिया, आप में से कितनों ने सुने? नहीं, बहुत कम ने सुने होंगे, ठीक है, बहुत कम ने सुने होंगे। तो अब आप धीरे धीरे ये ग्रीक मिथो, असल में ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। ग्रीक मिथोलॉजी जो है वो बहुत वास्ट है, इसमें स्टोरीज विद इन स्टोरीज हैं, लेजेंड्स हैं, हीरोज हैं। ट्रॉय एंड स्पार्टा की कहानी आपने सुनी होगी, एक्लीज हिल की कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है, तो बहुत सी ऑडिसीज की कहानी आपने सुनी होगी, अगामेम्नॉन की कहानी आपने सुनी होगी, तो आगे बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन वो हम अच्छी तभी समझ पाएंगे जब हमें मतलब बेसिक्स क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपके ग्रीक मिथोलॉजी को लेकर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द मिथोलॉजी, वो क्लियर हो जाए। कैरेक्टर्स के नेम्स आपको पता होंगे, वो किस डोमेन से रिलेटेड हैं, उनके आपस में रिलेशंस क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, ये अगर क्लियर होगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा, समझना आसान हो जाएगा। फिर जो आगे और यूजफुल लेक्चर्स आएंगे जिनमें हम ग्रीक मिथोलॉजी से जो मतलब वकैब है, इंपॉर्टेंट वकैब है, इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, उनको जब डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जब उनके पीछे का बैकग्राउंड समझाया जाएगा, उनके पीछे की कहानी समझाई जाएगी, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने पहले सुने पड़े होंगे कभी ना कभी। हम्म, हाँ, हमारी जो बुक है उसमें भी हमने मिथोलॉजी का थोड़ा सा दे रखा है, मतलब उसमें रेफरेंस दे रखा है। आ जाइए, तो अब हम आते हैं टाइटन्स पे। टाइटन्स में एक तो हो गया ओशियानस, ठीक है, ओशन के देवता। इनका डोमेन जो है वो सी है, और सारी नदियां जितनी भी हैं फ्रेश वाटर वो है। इनका अपना सिंबल ट्राइडेंट है और सी हॉर्स है। पोसाइडन जो है वो ओलंपियन गॉड है, इनके ही रिलेवेंट। जैसे ओशनस जो है वो टाइटन गॉड है, पोसाइडन जो है वो ओलंपियन गॉड है, दोनों का डोमेन सेम है, सी। आपने अगर मूवी देखी हो, एक डीसी की मूवी है वाटरमैन, एक्वामैन, नहीं एक्वामैन है ना, हाँ एक्वामैन, तो वो एक्वामैन आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ट्राइडेंट होता है ना उसमें ओशनस का। उसके बाद में है थिथिस, ये फ्रेश वाटर की गॉडेस है, मतलब इनका डोमेन है फ्रेश वाटर, और ये हस्बैंड वाइफ है। ओशनस और टीथिस जो है वो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। रूलर्स ऑफ ऑल रिवर्स जो हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, रेन क्लाउड्स हैं, वो सब इन्हीं के क्रिएशन है, मतलब वो इन्हीं के बच्चे हैं, ऐसा है। फिर उसके बाद हाइपेरियन, हाइपेरियन जो है वो सन, और थिया जो है वो आपकी शाइनिंग लाइट, वो थिया जो है वो गॉडेस ऑफ लाइट है, हाइपेरियन जो है वो गॉडेस गॉड ऑफ सन है, और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं।
थिया और हाइपेरियन, ठीक है। सन है, मून है, डॉन है, वो इनके क्रिएशन है, वो इनके ऑफस्प्रिंग है, वो इनके बच्चे हैं, ठीक। और वो सन हो गया, हेवनली लाइट हो गया, विजडम हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। सन सबसे ऊपर रहता है ना, उसको पृथ्वी पे हर एक चीज दिखती है, उस वो सब ऑब्जर्व करता है, वॉचिंग, वहां से सब देखता रहता है। तो ये गॉड ऑफ ऑब्जर्वेंस है, ऑब्जर्वेशन का गॉड है, विजडम का गॉड है। थिया जो है वो लाइट है, गॉडेस ऑफ लाइट है, ठीक। और वाइट शाइनिंग एक नाम थिया का है, यूरिफेशा। यूरिफेशा जो नाम है उसका मतलब ही वाइट शाइनिंग होता है। लाइट और साइट, साइट का मतलब विजन, कि हम चीजों को देख पाते हैं। एक हो गया सन, उसकी प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन अंधे लोग जो हैं वो दोपहर में भी नहीं देख पाते, उनमें विजन नहीं होता है, तो थिया जो है वो विजन है, ठीक है। हाइपेरियन जो है वो सन है, उनसे हम देख पाते हैं। फिर क्वायस, ये वाइजेस्ट टाइटन है, सबसे बुद्धिमान टाइटन, इनका सिंबल है आउल, उल्लू, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में आप देखेंगे आउल जो होता है, अपने यहाँ जैसे इंडियन कल्चर में क्या है कि यहाँ पर भी उल्लू को लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी का वाहन माना गया है, लेकिन जनरली हम आम बोलचाल की भाषा में किसी कम दिमाग वाले पर्सन को, जो ज़्यादा समझदार नहीं होता, उसको उल्लू कहते हैं, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में वहाँ पर उल्लू विजडम का सिंबल है, ठीक है। और वो सिंबल है, मतलब कंपेनियन है क्वायस का। क्वायस जो है वो वाइजेस्ट टाइटन है, सबसे बुद्धिमान टाइटन है, गॉड ऑफ नॉर्थ पोल्स, पोलोस भी उसका नाम है क्वायस का। रिजॉल्व, दृढ़ निश्चय, इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, जानने की सीखने की इच्छा, फोरसाइट, चीजों को पहले से समझ लेना, भांप लेना, ये इनका डोमेन है। इस डोमेन के गॉड जो है वो क्वायस हैं। इनकी स्पाउस है फीबी, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग है लेटो एस्टेरिया। एस्टेरिया जो है वो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का गॉड। ये हो गया। फीबी का डोमेन है प्रोफेसी, इंटेलेक्ट, बुद्धिमानी, प्रोफेसी, पहले से मतलब भविष्य वक्ता, ठीक है। और ये फीबी जो है, इन्होंने इंसानों को और मॉर्टल्स जो हैं, जो नश्वर होने वाले हैं, जिनका अंत हो जाता है, उनको ज्ञान दिया है, मतलब ये ज्ञान की देवी है। स्पाउस क्वाइस है, ग्रैंड मदर ऑफ अपोलो एंड आर्टेमिस। आर्टेमिस जो है, आर्टेमिस का मतलब डायना, आर्टेमिस का रोमन नेम है डायना। तो अपोलो और जो आर्टेमिस हैं ये इनकी ग्रैंड मदर हैं। एक्चुअली ये जो लेटो है, ठीक है, इनके सन हैं आर्टेमिस और अपोलो। अपोलो है एंड आर्टेमिस है, ये लेटो के सन है बाय ज्यूस, ज्यूस इनका फादर। ऐसे आगे चलते हैं। फिर आगे क्रॉनस। क्रॉनस जो है वो रूलर है, रूलर ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे यंगेस्ट लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन है, और ये किंग ऑफ मतलब ऑल गॉड्स था अपने टाइम में। क्रॉनस द यंगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन। हार्वेस्ट, रूलर ऑफ द वर्ल्ड, ये रूलर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसकी स्पाउस है रिया, और हिज रूल वाज द गोल्डन एज। क्रोनस का जो टाइम था, जिस समय क्रोनस रूल करता था, वो गोल्डन एज था। उस समय कोई मरना नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई काम नहीं करना पड़ता था, मतलब किसी तरीके की परेशानी संसार में नहीं थी। रिया जो है वो मदरहुड, उसका डोमेन है मदरहुड, फर्टाइलिटी, ईज एंड कंफर्ट। जो रिया वर्ड होता है इसका मतलब होता है फ्लोइंग, इजिली फ्लोइंग, कंफर्ट की देवी है, मदरहुड की देवी है, फर्टाइलिटी, विमेन, महिलाओं की फर्टाइलिटी की गॉडेस जो है वो रिया है। इन्हीं से आगे सृजन हुआ पूरी सृष्टि का। हिस्टिया, हीरा, डिमेटर, हेडीज, पोसाइडन और ज्यूस, वो इनके ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। इनमें से हेडीज, पोसाइडन और ज्यूस जो हैं ये आपके मेल ओलंपियंस हैं। डिमीटर, हीरा और हिस्टिया जो है वो आपके फीमेल है। अभी मैंने नाम आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। हिस्टिया का रोमन नेम है वेस्टा, हीरा का रोमन नेम है जूनो, डिमेटर का रोमन नेम है सेरेस, ये एग्रीकल्चर की देवी है, सीरियल्स इसी से बना है, ठीक है। और हेडेस का रोमन नेम है प्लूटो, अंडरवर्ल्ड का देवता है।
ज्यूस का रोमन नेम है जुपिटर, द स्काई डोमेन इनका है, और ये किंग ऑफ गॉड्स हैं। पोसाइडन का रोमन नेम है नेपच्यून, और पोसाइडन जो है वो सी के देवता हैं। ये ऐसा हो गया। उसके बाद में आइपेटस। आइपेटस जो है ये भी टाइटन है, ठीक है। इनका डोमेन है मोर्टेलिटी, डेथ और पेन, ठीक। आइपेटस जो है इनके प्रोमिथियस, एपिमिथियस और मिनोटिस, ये इनके संतान है। इनमें से प्रोमिथियस बहुत फेमस नाम है, आप सबने पहले कभी न कभी सुना होगा। इनका काम था इंसानों को गुण देना, ठीक है। इंसानों को, मतलब मॉर्टल लाइफ जो है, मॉर्टल लाइफ के गॉड है आइपेटस। संसार में, वर्ल्ड में जो मॉर्टल लाइफ आई, जैसे पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, उनके गॉड आइपेटस हैं। इनकी रचना इन्होंने की, और इन्होंने अपने बेटे को, इंसानों को कोई ना कोई क्वालिटी देने के लिए इंस्ट्रक्ट किया। तो इसमें क्या हुआ देखो, जो एटलस है इसने स्ट्रेंथ दी, मॉर्टल लाइफ को स्ट्रेंथ, ताकत का देवता, इसने ताकत दी। प्रोमेथियस जो है इसने स्कीमिंग दी, कैसे नई रचनाएं करनी है, कैसे प्लान करना है, ये सब प्रोमेथियस ने इंसानों को सिखाया, स्कीमिंग। एपिमिथियस ने स्टुपिडिटी दी, स्टुपिडिटी करने के बाद सोचने वाला इंसान था वो, ये पहले सोचने वाला था, ये प्रोमेथियस, वो एपिमिथियस। उसने मूर्खता जो इंसानों को मिली है उसकी देन जो है वो एपिमिथियस ने दी है। और जो मिनोटियस था, मिनोटियस ने वायलेंस, उग्रता, हिंसा। तो इंसानों के ये जो गुण है, स्ट्रेंथ है, वायलेंस है, स्कीमिंग है, स्टुपिडिटी है, ये आइपेटस के जो चारों बेटों हैं उन्होंने इंसानों को दी, ठीक है। एटलस ने स्ट्रेंथ, एटलस भी टाइटन था, ये ध्यान रखना। ये सारे टाइटन्स हैं, एटलस, प्रोमेथियस, एपिमिथियस, मिनोटिस, ये सब टाइटन्स हैं। इनमें से एटलस ने स्ट्रेंथ, प्रोमेथियस ने स्कीमिंग, मतलब रीजन, समझ, तर्क, ये लॉजिक, एपिमिथियस ने मूर्खता, स्टुपिडिटी, और मिनियोटियस ने वायलेंस जो है, ये क्वालिटीज इंसानों को दी, ये ध्यान रखना। रोमन, अच्छा उसका नाम है निमोशनी। निमोशनी जो है इसका रोमन नेम है मोनेटा, मोनेटा, ठीक। और इनका डोमेन है मेमोरी, रिमेम्बरेंस, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, कलाकारी, ठीक है, याददाश्त, ये इनका अपना डोमेन है। इन्हीं से मैं बता रहा था टर्म बना निमोनिक। एक निमोनिक वर्ड होता है, आप सभी सुनते पढ़ते होंगे, मेमोरी की डिवाइस होती है, मेमोरी डिवाइस होती है, उसको निमोनिक कहते हैं, वो निमोशनी से ही रिलेटेड है। ऑफस्प्रिंग इनके हैं 9 म्यूजेस बाय ज्यूस, इनके वो मैं बाद में आगे समझाऊंगा, म्यूजेस ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है क्रियस और थेमिस। क्रियस जो है ये कॉन्स्टलेशंस के देवता हैं, जो आपको कॉन्स्टलेशन दिखाई पड़ते हैं, जो तारे हैं और उनकी जो इमेजेस होती हैं उनसे बनती हैं, उसके देवता हैं क्रियस। वन ऑफ द 4 पिलर्स विच हेल्ड द स्काई। और जो 4 टाइटन्स थे जिन्होंने स्काई को होल्ड करके रखा था जब क्रोनस ने मारा स्काई को, काटा, ठीक है, उनमें से एक क्रियस था। 4 थे, क्रियस, पयस, हाइपेरियन और आइपेटस। ये चारों 4 पिलर्स हैं स्काई के, ये 4 पिलर्स ऑफ स्काई, जिन्होंने स्काई को रोक रखा है, ऊपर होल्ड कर रखा है। उसके बाद में है थीमिस। थीमिस को लेडी जस्टिस भी कहते हैं, और मैंने आपको बताया इनका नाम है जस्टिशिया। थीमिस का रोमन नेम है जस्टिशिया, लेडी जस्टिस। लॉ, ऑर्डर, जस्टिस और कस्टम, ये इनका डोमेन है, ये इन डोमेन्स की देवी हैं, ठीक। सिंबल इनका है शॉर्ड ऑफ जस्टिस, ये देख रहे हैं ना, शॉर्ड ऑफ जस्टिस, और स्केल्स, तराजू। और ये इनका स्पाउस ज्यूस है, ये ज्यूस की सेकेंड वाइफ है। ज्यूस की पहली वाइफ थी मेटिस, ठीक है। मेटिस से जो है इथना, एथेना। मेटिस पहली वाइफ थी, दूसरी वाइफ थी थेमिस। और जो मतलब मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मतलब वाइफ यूज की है वो हीरा है, ठीक है। तो मेटिस जो थी, मेटिस से एथेना, एथेना को मिनर्वा नाम से भी जानते हैं,
वो जो गॉडेस है मिनर्वा और एथेना, वो मेटिस की मतलब डॉटर है और ज्यूस उसका फादर है। तो हो सकता है ये पहली बार में लेक्चर आपको समझ में अच्छा ना आया हो और चीज़ें जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको एक बार दो बार देखोगे तो चीज़ें जुड़ जाएंगी। मतलब एक आप ऐसी हालत में आ जाओगे कि ग्रीक माइथोलॉजी को अपने हिसाब से फिर समझ पाओगे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, उनके नाम हैं, उनके रोमन नेम्स हैं, ये आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग ओलंपियंस को डिस्कस करेंगे, जो ओलंपियन गॉड्स हैं। ठीक है, टाइटोनोमेकी है, ओलंपियन गॉड्स हैं, उनका डिस्कशन हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। और फिर उसके बाद में जो हीरोज हैं, डेमी गॉड्स हैं। डेमी गॉड्स मतलब वो होते थे जिनका एक कोई पेरेंट जो था वो मॉर्टल था और एक गॉड था। मदर गॉड है तो फादर मॉर्टल है, इंसान है, या फादर गॉड है, मदर मॉर्टल है। तो ऐसे इनकी जो संतान थी वो थी डेमी गॉड्स। एक्लीज एक डेमी गॉड था, उसकी मदर जो थी वो एक निम्फ थी शायद, हाँ, फ्रेश वाटर निम्फ थी, और फादर उसका देवता था, तो वो एक डेमी गॉड था। हरक्यूलिस डेमी गॉड था, मदर उसकी ह्यूमन थी, इंसान थी, फादर ज्यूस था। तो डेमी गॉड्स हैं। बाकी जो अदर हीरोज हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से अपना आगे का प्लान है। अब फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि ये जो हमने सब डिस्कशन किया है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसेक इंग्लिश से मिल जाएगा। एसेक इंग्लिश, ये फाइल आपको वहाँ से मिलेगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9911191959, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये सेशन, कैसी लगी ये सीरीज, ये एक बार कांटेक्ट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे आप क्या चाहते हैं कि हम ग्रीक मिथोलॉजी पे और किस तरीके के लेक्चर्स लाएं। हालांकि हमारे पास पहले से एक प्लान है, पहले तो उसी प्लान के हिसाब से लाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको कुछ जानना है ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड, कोई आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं यहाँ। और सीखिए, एंजॉय कीजिए। ये लर्नर्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ें सीखने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर हम इंग्लिश लर्नर हैं तो ग्रीक मिथोलॉजी के बैकग्राउंड अगर हमें क्लियर होता है तो इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अच्छी समझ में आती हैं, सीखने को मिलती है। आपको बताया, प्लीज़ कोई सीरीज़ यूट्यूब पर स्टार्ट कर दो, कर देंगे बच्चे। हम ब्लॉक है क्या? नहीं, ब्लॉक कोई नहीं बच्चे। कैन यू डू कंप्लीट कोर्स ऑन क्लॉज एंड फ्रेज? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ तो हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं पेड, कुछ होते हैं फ्री। ठीक है, तो कुछ सिलेबस हमारा जो है वो पेड होता है। जैसे टीचर्स के लिए हमारा अपना प्रोग्राम है एसेक एलीट, जो कि टीचर्स को डेडिकेटेड प्रोग्राम है, वो पेड होता है। ठीक है, उसका सिलेबस पेड है। उसके बाद में कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए हमारे कोर्सेज होते हैं एनकॉम, एसेक एनकॉम। एनकॉम का मतलब इंग्लिश इन कॉम्पिटिशन, वो पेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो वी हैव सम कोर्सेज विच आर पेड कोर्सेज, एंड देयर आर सम थिंग्स विच वी टीच फ्री ऑफ चार्ज, वी चार्ज नथिंग फॉर देम। तो ऐसा है, दुनिया ऐसे ही चलती, बैलेंस बना के ही चलती। एक तरफ झुक जाओगे तो गिर जाओगे, केवल पैसे की तरफ झुक जाओगे तो भी गिर जाओगे, फ्री की तरफ झुक जाओगे तब भी गिर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस, बैलेंस बनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है आप समझे होंगे मैंने क्या कहा। व्हाट्सएप पर डाउट पूछा था आपने, डैश डैश करके भेज दिया। चलो फिर से पूछ लेगा, जो पूछा था वो फिर से पूछ लो, आज कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मेरी क्लासेस भी हैं बच्चों, सुबह से मेरी क्लास होती हैं। ठीक है, पेड बैचेस की क्लास होती हैं, वो भी लेनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग खूब